हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम अपने नए लेक्चर एटम्स, नया टॉपिक है एटम, और ये बेटा मॉडर्न फिज़िक्स का पार्ट है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप अपने नोट्स खोल लो, उसमें नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ठीक है बच्चों। तो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस 2022-23। ठीक है बच्चों, बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर एटम्स। तो बेटा एटम्स में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एटम क्या होता है बेटा? एटम कैसे शेप का होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है बेटा एटम का शेप? स्फेरिकल, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द एटम। शेप इज स्फेरिकल, शेप इज स्फेरिकल, शेप of atom is spherical। पहली चीज। अच्छा सर, बेटा स्फेरिकल होता है ना। अब उसके सेंटर में क्या होता है बच्चों? उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। ये इतना छोटा सा। सर इतना छोटा सा? बेटा असली में इन रियलिटी एटम में जो न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है, जो पोर्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ करते हैं? इधर ऑर्बिट्स में मोशन कर रहे होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में, जिनको हम लोग नाम देंगे KLM शेल्स, जो आपको पता है स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं। आगे हम लोग और भी सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। इस छोटे से पार्ट को बेटा हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं बच्चों, दो तरह के पार्टिकल होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम प्रोटॉन, और एक को बोलते हैं बच्चों न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली, और न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं है ना बच्चों। ये सब चीज़ें आपको पता है, बट जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। तो बेटा साइज ऑफ एटम हम किस में मेजर करते हैं? साइज ऑफ एटम या फिर न्यूक्लियस हम मेजर करते हैं बेटा, द यूनिट सिस्टम इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किस में यूनिट करते हैं? एंगस्ट्रॉम। द सिंबल इज ए, लिखो उसके ऊपर छोटा सा ये बना दो बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है सर? 10⁻⁻10 मीटर। और बेटा एक और यूनिट है, दैट इज कॉल्ड फर्मी, दैट इज कॉल्ड फर्मी। फर्मी बेटा FM बोल देते हैं। और बेटा इसका होता है 1 फर्मी इज इक्वल्स टू बेटा 10⁻⁻15 मीटर्स। और छोटी यूनिट है बेटा, इन दो यूनिट्स में हम साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस को मेजर करते हैं। बेसिकली साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ लाइक फर्मी। ठीक है बच्चों, मैं एक बार कैमरे को चेक कर लूँ। यस, ऑल ऑफ द थिंग्स आर इन अ फोकस। यस, ग्रेट। तो बच्चों ये हमारी एटम की एक बेसिक बात हो गई। अब हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। सर ये तो हमने सुना हुआ है। हाँ बेटा सुना हुआ है, तो उसी को पहले यहीं से शुरुआत करी जाएगी। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, वो बच्चे J.J. थॉमसन के स्टूडेंट भी थे एक तरह से। इट इज़ लाइक उनके नीचे उन्होंने काम किया। तो उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने क्या करा कि गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल की इतनी पतली लेयर ली कि लगभग एटम ही आ रहे थे। मतलब इतनी थिन लेयर कि लगभग एक एटम से बन रही थी। बट ऐसा इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हो सकता है दो भी हों कहीं पर, बट ऐसा कुछ था, सेटअप था। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम इतना डीप में नहीं कि सर 2 थे कि 4 थे, हम इतना समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिन गोल्ड फॉइल ली थी। सर गोल्ड ही क्यों लिया? बेटा क्योंकि गोल्ड की जो मैलिएबिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी मीन्स ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब उस गोल्ड से सबसे पतली शीट बनाई जा सकती है। क्या तुम्हें समझ में आया गोल्ड ही क्यों लिया? हाँ सर, क्योंकि इट्स अ मैलिएबल है ना। तो बेटा गोल्ड लिया हमने, ठीक है। उसमें बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका न्यूक्लियस भी था। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है बेटा, बहुत कम स्पेस में होता है एटम के। एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस खाली होता है। सर कैसे पता? वही तो रदरफोर्ड ने क्लियर किया अपने एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर उन्होंने स्क्रीन रखी साथ में बच्चों, क्योंकि हम 9th में स्क्रीन पर पढ़ते थे, बट अगर हम 12th के हिसाब से पढ़ें तो हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया था। अरेंजमेंट देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर उन्होंने एक ये बॉम्बार्डिंग गन रखी। सर गन? अरे गन मतलब बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स को हाईली एनर्जाइज्ड बॉम्बार्ड कर सके। समझ गए? दिस इज ये काइंड ऑफ सेटअप है। देखो इस साल क्या है, साइक्लोट्रॉन तुम्हारे कोर्स में नहीं है। बेसिकली साइक्लोट्रॉन से ही हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स को बनाते हैं, है ना, ऐसा समझो। और बेटा उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ बहुत पतली
बहुत थिन, और वी कैन से, चलो इसको भी हटा देते हैं, ज़्यादा और सिंपल कर देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। बेटा यहाँ पर लेड ब्रिक्स रखी, क्या रखी बच्चों? लेड ब्रिक्स। सर ये क्या होता है? बेटा लेड मतलब होता है पीबी, है ना, मेटल है, तो उसकी ब्रिक्स रखी। अच्छा, इसमें जो भी चीज़ थी बेटा, इसमें यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि क्या बॉम्बार्ड करती थी? अल्फा पार्टिकल। क्या बॉम्बार्ड करती थी बेटा? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करती थी। अल्फा पार्टिकल सर क्या होता है सर? बेटा अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम पार्टिकल, He क्या होता है? हीलियम पार्टिकल। और बेटा इसकी एनर्जी कितनी होती है? वो होती है सर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर क्यों लिखा? बेटा क्योंकि पूछ लिया जाता है ना अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी, मतलब जो हमने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई है वो इतनी एनर्जीज को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा आगे चलते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये मिटा दूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर और एटम बना लिए ऐसे। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर उन्होंने क्या करा, एक अरेंजमेंट करा। उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा बच्चों, इस तरह से यहाँ पर एक ऐसे करके डी लगाया। सर ये डी क्या है? डी बेटा इट कैन मेजर द एंगल, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 10, 20, 30, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे करके एक डी लगाई जो कि मूविंग हो सकती थी। इस पर एक डिटेक्टर लगाया बच्चों। डिटेक्टर सर क्या होता है? डिटेक्टर मतलब विच डिटेक्ट्स द अल्फा पार्टिकल्स, विच डिटेक्ट्स द अल्फा पार्टिकल्स। ये है, इसका नाम है अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर। बेटा उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर लगाया। और सबसे खास बात ये थी कि दिस अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर कैन बी शिफ्ट देयर इट्स पोजीशन। तो बच्चों इसका फ़ायदा क्या है सर? क्यों करा? सब चीज़ धीरे धीरे सीखने वाले हैं, आप सीखते जाओ, है ना बच्चों। तो उन्होंने क्या करा बच्चों, ये गोल्ड फॉइल थी, इनमें न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा था बेटा। सर ये कहाँ से पता चला? अभी पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या करा बच्चों, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई और यहाँ से बहुत सारी बीम्स निकली एक साथ अल्फा पार्टिकल की, बहुत सारी, है ना। अच्छा, हर तरफ। ये क्या थी? ये बेटा लेड थी, लेड, पीबी लिख देता हूँ फॉर द सिंबल। ठीक है, लेड, पीबी ब्रिक्स, पीबी ब्रिक। सर इनका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। बेटा क्या हुआ कि बहुत सारी अल्फा पार्टिकल की यहाँ से एक साथ बीम निकली, तो हमें क्या करना था, हमें एक सिंगल बीम चाहिए थी अल्फा पार्टिकल की। कैसे चाहिए थी? सिंगल बीम, है ना बच्चों, सिंगल बीम चाहिए थी हमें अल्फा पार्टिकल की। तो उन्होंने क्या करा कि भाई साहब बहुत सारी बीम एंटर हुई, जो बिल्कुल सेंटर में है, जो बिल्कुल सेंटर में है, ये सेंटर लाइन। कलर ले लेते हैं एक बार बच्चों, बस, है ना। ये इसकी सेंटर लाइन है, मान लो, लेट सपोज, है ना बच्चों। तो ये सेंटर था। ठीक है सर। तो जो बीम, समझना है यहाँ पे ध्यान से, जो बीम यहाँ से जाएगी इस तरह से बेटा, वो इस वाली, और लेड ब्रिक्स क्या करती है, एब्जॉर्ब्स अल्फा पार्टिकल। सर इसका मतलब, सर ये तो एब्जॉर्ब कर लेगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं था कि जो इसके पास ज़्यादा होगी वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है सर, और इधर वाली भी कर लेगी, बट जो बिल्कुल सेंटर में होगी उस पर दोनों तरफ से पुल जो है बराबर पड़ेगा, या फिर दोनों सेम फोर्स से एब्जॉर्ब करना चाहेंगी। तो ये वाली ऊपर वाली ब्रिक ऊपर की तरफ खींचेगी और नीचे वाली नीचे की तरफ, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि सेंटर लाइन है। फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, बैलेंस्ड। तो इस पे F नेट 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये सीधी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि सर आपने ना यहाँ पर एक, ये तो यहाँ से निकल गई, सर ये वाली बीम तो हमेशा निकल जाएगी क्योंकि यहाँ तो ये दोनों एटम्स के बीच में से निकल रही है। बच्चों मैंने यहाँ एटम्स का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया ताकि तुम्हें समझ में आए। इस अल्फा पार्टिकल कंपैरिजन में साइज ऑफ एटम बहुत छोटा है ना बच्चों। तो कुल मिला के ये समझ लो कि इतना बड़ा डायग्राम समझने के लिए बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेटा कुछ पार्टिकल्स मान लो कि वो यहाँ से गए, तो इसमें कुछ कंक्लूजन्स हैं, हम लिखेंगे आगे, पहले मैं समझा दूँ। ये बीम यहाँ से गई, ये निकल गई, सीधे निकल गई। ठीक है सर। डिटेक्टर पर कोई बीम नहीं आई। मान लो कि यहाँ पर एटम ऐसे होता और न्यूक्लियस यहाँ होता। थोड़ा समझने के लिए कर रहे हैं डायग्राम को,
बट आप समझ जाना, यहाँ से टकराई तो यहाँ से ये ऐसे करके मान लो ऐसे डेविएट होकर निकल गई। ठीक है सर। सर अगर न्यूक्लियस यहाँ होता तो सर, मतलब समझ रहे हो, एटम्स को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो जब बीम इस एटम के, जब न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता तो टकराती, और मान लो थोड़ा सा नीचे, देखो ऐसा बीम ऐसे आई तो ऐसे आएगी ना बेटा टकरा कर। क्या तुम्हें समझ में आया? तो बीम यहाँ आई डिटेक्टर पर, तो इससे ये डिटेक्ट हुआ कि यार ये इस एंगल पर डेविएट हुआ है, ये डी लगा हुआ था जिससे हम एंगल मेजर कर पा रहे थे। तो बच्चों इस एंगल को बोला गया स्कैटरिंग एंगल। क्या बोला गया? स्कैटरिंग एंगल, या एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अच्छा सर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो गया ये थीटा, है ना बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर देखा गया, फिर इस डी को यहाँ लाया गया तो देखा यहाँ कोई पार्टिकल नहीं आया, फिर देखा यहाँ, ऐसे करके डिटेक्ट किया गया कि पार्टिकल, क्योंकि बच्चों ये अल्फ़ा पार्टिकल हमें दिखाई तो देंगे नहीं, हमें कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो डिटेक्ट कर सके। तो डिटेक्शन किया गया अलग अलग एंगल्स पर, अलग अलग अल्फ़ा पार्टिकल्स के डेविएशंस को नोट किया गया। इस तरह से हमें कुछ कंक्लूजन्स जो रदरफोर्ड ने उस वक्त निकाले थे उन कंक्लूजन्स को मैं अब यहाँ पर लिखूंगा। क्या तुम्हें ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझ में आया बच्चों? ये डायग्राम इस तरह से होगा, ये मूवेबल डी है जो कि डिटेक्ट करेगी किस डायरेक्शन में पार्टिकल्स ज़्यादा जा रहे हैं, किस में नहीं जा रहे हैं। तो उनके कुछ कंक्लूजन्स थे, तो हम कंक्लूजन्स को नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली अब हम यहाँ से करते हैं ऑब्जर्वेशंस डन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली। क्या निकाली सर? अपने एक्सपेरिमेंट से निकाली, ऐसे नहीं कि अपने मन से ही निकाल दी। पहले निकाली बेटा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स moves undeflected, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए ही निकल गए। द थिंग इज ऐसे। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा गंदा कर दूं गंदा मीन्स इसको, इस पर मार्किंग करेंगे तो ऑब्वियस है वो गंदा होगा बच्चों। तो आप समझ जाना कि ये निकल गया क्योंकि यहाँ खाली था, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर लाइक पासेज अनडिफ्लेक्टिवली। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अच्छा, पहला उन्होंने ये लिखा कि भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल निकल गए। दूसरा लिखा बेटा वेरी लेस, वेरी फ्यू, वेरी भी लगा दिया और फ्यू भी बोल दिया, है ना। इंग्लिश में मत जाना, कंसेप्ट में जाना। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय देयर पाथ। बहुत कम, बहुत ही कम, वेरी फ्यू, ठीक है, डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल्स, बाय लार्ज एंगल, वी कैन से बाय, सर लार्ज क्यों, देखो मैं बता देता हूँ, बाय लार्ज एंगल्स, लार्ज एंगल। मैं बताता हूँ क्यों बेटा, देखो पीछे वाले डायग्राम पे चलते हैं वापस, कि जैसे ऐसा हुआ, यहाँ से जो आया वो ये, तो बेटा इसने हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल जो बनाया वो इतना ज़्यादा था, है ना, लार्ज एंगल ऐसे। बेसिकली यहाँ पर हम इसको भी कुछ एंगल का नाम देंगे आगे लेक्चर में, बट आप ये समझ लो कि इस तरह से पास हुए, ठीक है। अच्छा, तीसरा भी हमें, दूसरा भी समझ में आ गया। तीसरा हुआ इन द 1 in 20,000, बेटा ये सब एनसीईआरटी का डेटा है, मेरा मन से बनाया हुआ डेटा नहीं है। 1 in 20,000 पार्टिकल गेट deflected by we can say डिफ्लेक्टेड बाय, या फिर वी कैन राइट बच्चों, इससे ज़्यादा और सिंपल एक और वर्ड पड़ेगा, पार्टिकल्स, है ना। 1 in 20,000 पार्टिकल इज बाउंस बैक बाउंस बैक का मतलब ऐसे गया, सीधा सीधा गया, देखो ऐसे,
यहाँ से गया और बिल्कुल सेंटर में टकराया होगा न्यूक्लियस और वापस आ गया। इट इज कॉल्ड बाउंस बैक। और वी कैन से रीट्रेस द सेम पाथ, है ना बच्चों। रीट्रेस लिख देते हैं लो भाई, ताकि ज़्यादा और एक्यूरेट हो जाएगा। रीट्रेस इट्स पाथ, रीट्रेस इट्स पाथ। ये 3 कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले और उनको, इन तीनों को उन्होंने लिखा। तो बच्चों एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा लिखो, है ना। अब इसके बाद हम लिखते हैं बच्चों इनके, जैसे हमने ये लिख लिया कि भाई ऑब्जर्व क्या किया था, फिर उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाले, तो कंक्लूजन भी लिख देते हैं बच्चों। तो कंक्लूजन्स ये थे बच्चों, पहला कंक्लूजन था कि इनसे ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मतलब पूरा एटम अंदर से खोखला था असली में। मतलब ऐसे बच्चों यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये एटम है, ये न्यूक्लियस है एक डॉट के बराबर। बच्चों बुक्स में न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बनाया जाता है ताकि तुम्हें दिखे, बट बहुत छोटा। और इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है। लेट से कि मान लो 4-5 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। कैसे पता चला सर? वो ऐसे पता चला कि बेटा ये वाली लाइट, ये वाले अल्फा पार्टिकल सीधा पहुंच गया, ये वाला अल्फा पार्टिकल सीधा पहुंच गया, ये वाला, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासेस अनडिफ्लेक्टली। इसका मतलब ये था कि अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो कि अल्फा पार्टिकल को रोके या उससे टकराए तो वो कहीं मूव करे। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला कि यार मोस्ट ऑफ द अल्फा एटम इज द एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। दूसरा पता चला बेटा कि a positive charge particle is present inside the atom and size of this is very small। अब देखो इस पे भी हमें समझना पड़ेगा, रटना है तो रट लो, बट समझना है तो मैं समझा भी देता हूँ बच्चों। देखो जैसे ये मान के चलो, हम यहाँ समझते हैं, है ना, ठीक है बेटा, ये वाला है को। तो क्या हुआ कि देखो अल्फा पार्टिकल ये बहुत छोटा, सर कैसे पता चला? देखो ऐसे पता चला बेटा कि 3D में सोचना। किस में सोचना? 3D में है। देखो यहाँ से ये पहुँच गया, ठीक है सर, यहाँ से ये पहुँच गया, ठीक है सर। तो इस स्क्रीन पे सब जगह वाइट डॉट आ रहे थे। ये बेसिकली जिंक प्लेट थी जिस पे जहाँ अल्फा पार्टिकल टकरा रहा था वहाँ वाइट डॉट क्रिएट कर रहा था। अब 3D में समझो, जैसे मान लो ये पेन है, अब यहाँ से चौक फेंको, चौक है ना, या कुछ भी पत्थर फेंको, तो जो यहाँ से निकलेगा वो यहाँ टकराएगा, यहाँ वाइट डॉट, यहाँ वाइट डॉट, यहाँ 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 यहाँ। तो इसकी एक पीछे इमेज बन जाएगी जिस पे कोई भी वाइट डॉट नहीं आएगा। क्या तुम समझ पाए? तो ऐसे करके जब देखा तो पता चला यार कि एक बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पर कोई अल्फा पार्टिकल नहीं आया। इसका मतलब कि उसका खुद का साइज़ बहुत छोटा है। जो पार्टिकल इससे टकराया होगा बिल्कुल सेंटर में, वो वापस रिबाउंस बैक हो गया, तो वो वहाँ पहुँचा ही नहीं। तो इसका मतलब इससे ये आइडिया लगाया रदरफोर्ड ने कि यार जो बीच में है वो एक तो पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बेटा अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2e, यानी ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। और आप जानते हो कि पॉजिटिव आर रिपेल ईच अदर। बेटा प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ है, पार्टिकल गया अल्फा बिल्कुल सेंटर में, उसके पास तक पहुंचा और वापस आ गया बिकॉज ऑफ रिपल्शन फोर्स, है ना। अब आगे हम लोग इसको एनर्जीज की टर्म्स में भी सीखेंगे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने समझा, रदरफोर्ड ने ये बताया कि यार मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। दूसरा बोला कि अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड एटम एंड साइज ऑफ दिस इज वेरी स्मॉल। इसी को बाद में नाम क्या मिला बेटा? न्यूक्लियस। क्या मिला? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ऐसे हुआ। तीसरी ये बात भी हमें समझ में आ गई, ठीक है। और बेटा एक और चीज़, हाँ ये 2 कंक्लूजन्स आप लिख दोगे अगर एक स्कूल में तो आपको पता चल जाएगा। अब इनकी बात आई ड्रॉबैक्स की। सर वो क्या होता है? बेटा ड्रॉबैक्स मतलब होती है कमियाँ, ड्रॉबैक्स मतलब कमी। तो अब आई ड्रॉबैक की बात, ड्रॉबैक्स। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ड्रॉबैक्स आपको पता होंगी, 9th क्लास में थी, वही अब तक हैं, क्योंकि ड्रॉबैक इज़ अ कमी चेंज नहीं होती है। पहली कि बेटा पहली ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर
continuously rotate inside a nucleus, है ना, रेडिएट एनर्जी, क्योंकि चलेंगे तो मोशन करेंगे तो कुछ एनर्जी तो लगेगी भाई, कोई चीज़ चलेगी तो मोशन करेगी तो उसमें एनर्जी खर्च होगी, तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहे थे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो फिर क्या हो रहा था कि कौन, इलेक्ट्रॉन, दे अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एट द सेम टाइम, मतलब वो अट्रैक्ट भी हो रहे थे न्यूक्लियस से एट द सेम टाइम, है ना बच्चों, सेम टाइम पर अट्रैक्ट भी हो रहे थे। देखो ऐसे मैं समझाता हूँ, तो मैं पहले उसको स्टेटमेंट को पूरा लिख लूँ। सेम टाइम इट मीन्स दे विल कोलाइड with the nucleus या in the nucleus मैं समझाऊंगा अभी भी, in the nucleus, but this not happened, ऐसा नहीं हो रहा था, this will not happened, ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, रदरफोर्ड was unable to explain, रदरफोर्ड भाई उस वक्त की थ्योरी के हिसाब से ऐसा बोला गया, लोगों ने बोला ऐसा हो जाना चाहिए, बट रदरफोर्ड बोल रहे हैं यार ऐसा हो जाना चाहिए तो एटम जो है वो, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए न्यूक्लियस में, बट ऐसा नहीं हो रहा था। रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, अनेबल क्योंकि उस वक्त इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, अनेबल टू एक्सप्लेन, ठीक है बच्चों। तो ये उनकी एक ड्रॉबैक करी गई, क्योंकि जो भी चीज़ समझाई ना जाए उसको उसकी कमी बोल दिया जाता है। बट हाँ, रदरफोर्ड ने इतना अच्छा काम किया, वही बहुत है कि उन्होंने न्यूक्लियस के साइज़ के अंदाज़ा लगाया। तो एक तो ये ड्रॉबैक हो गया, और दूसरा एक और है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है इन द ऑर्बिट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों पूरा, कि एज वी नो वाइल रोटेटिंग, जैसा हम जानते हैं, मैं दोनों को एक बार छोटे रूप में समझाता हूँ। पहला वाला समझ में आ गया बेटा, ये है आपका एटम, ये है आपका न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, और बीच में पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, इसकी एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि चलने में एनर्जी लगा रहा है, तो ये घूमते 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 इसी में घुस जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं था। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एटम कभी ऐसे, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना बच्चों, तो जबकि एटम ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो भाई साहब रदरफोर्ड से पूछा गया है, और तो उन्होंने बोला यार ऐसा अभी तो पता नहीं है, बाद में बताएंगे। तो एक तो ये ड्रॉबैक हो गई, दूसरा ये हुई बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, क्योंकि वो यूज़ कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। फोटोन मीन्स बेसिकली इट्स अ लाइट, है ना बच्चों, लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी जानते हो बच्चों, ओमेगा कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सर ओमेगा चेंज होगी तो सर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। सर कैसे? देखो बेटा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, तो वी कैन राइट 2π न्यू, क्योंकि बेटा 1/t कितना होता है? न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसा तुमने ड्यूल नेचर पढ़ा है, मैंने तुम्हें समझाया है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर होता है, तो कलर चेंज होना चाहिए, तो कंटिन्यूसली होता रहा। बट जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि एनर्जी जो निकल रही थी, जो लाइट आ रही थी, वो डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही थी बच्चों। किस फॉर्म में? डिस्क्रीट मतलब टूटी हुई फॉर्म में, कंटिन्यूस नहीं आ रही थी। तो उस वक्त रदरफोर्ड ये भी चीज़ को नहीं समझा पाए थे। कंटिन्यूस आ रही थी क्योंकि कंटिन्यूस वो एनर्जी रेडिएट कर रहा था। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड, तो इसीलिए ये इनकी ड्रॉबैक्स मानी गई। अब इसके बाद आता है बेटा कुछ हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना, अब इम्पॉर्टेंट होने वाला लेक्चर, और इस टॉपिक को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सर ये क्या है बताता हूँ बेटा, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट। सर बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ बेटा ले 23 में आ सकता है। पेपर मैंने नहीं बनाया, मैं बनाता तो दे ही देता। क्या तुम्हें समझ में आई?
है ना बच्चों। तो अब इसको समझते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखना बेटा एक बार, ये आपका एटम है, ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर आर नोट, बुक में आर नोट से रिप्रेजेंट किया हुआ है बेटा। ये वाला जो अल्फा पार्टिकल आएगा वो तो निकल ही जाएगा अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। हाँ सर, अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ताकि मैं हटा इसलिए रहा हूँ कि हम वही पढ़ें जो हमें आता है। तो बेटा मान लो कोई अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसी की लाइन में आया, एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही आया, बहुत वेलोसिटी से वो उसने पेनिट्रेट किया एटम को, और क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल था और यहाँ बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज था, तो वो गया और धीरे होता गया। देखो जैसे जैसे जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ड्यू टू द रिपल्शन। यहाँ से आ कौन रहा है, अल्फा पार्टिकल, और वहाँ कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव। देखो ऐसा, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये आ रहा है अल्फा पार्टिकल, तेज आ रहा है, अब धीरे धीरे स्लो हो गया, स्लो हो गया, स्लो, और एक मोमेंट पर रुक गया, और फिर इसके रिपल्शन, इसके आपस में रिपल्शन तो वापस आ गया। तो बेटा यानी पहले तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, जब ये जा रहा था, और जब ये यहाँ आते आते डी एक्सेलरेट हुआ और यहाँ रुक गया, तो यहाँ कौन सी एनर्जी आ गई बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। कैसे, रुकने पर, जब वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। ध्यान सुनना भाई, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी सर क्या होती है सर, mgh। अरे नहीं बेटा, 12th वाले बच्चा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखता है KQ1 Q2 अपॉन R। ध्यान हो तुम्हें तो, है ना, सेकेंड चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखा जाता था। तो काइनेटिक एनर्जी का वही होता है हाफ mv²। तो बेटा हुआ क्या कि बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या कह सकते हैं सर, हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि बेटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो बेटा चल, शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी क्या, हाँ सर थी ना सर, ये अल्फा पार्टिकल भाग रहा था विद द स्पीड, विद अ सर्टेन स्पीड, तो सर इसको काइनेटिक एनर्जी थी, हाँ थी बेटा। सर कितनी होती है सर, वो होती है बेटा हाफ mv²। क्या ये तुम्हें पता है, हाँ सर। क्या इस वक्त इसका पोटेंशियल एनर्जी थी, द आंसर इज नो, ज़ीरो। अच्छा सर, ये जब यहाँ पहुँचा तो ये धीरे धीरे तेज से आ रहा है और फिर धीरे स्लो हो गया और वापस आ गया। बेटा कोई भी चीज़ को घूमने के लिए उसकी वेलोसिटी को जीरो होना पड़ता है। देख ऐसी बात, देख मेरी बात से, ये आया मार्कर बहुत तेज आ रहा है, ये आया, ये भी प्लस है और मार्कर भी प्लस है, ये आया और रिपल्शन की वजह से धीरे हुआ और रुका और फिर वापस चला गया। मतलब वापस जाने के लिए रुकना पड़ेगा। यू टर्न नहीं बोल रहा, ऐसे नहीं है ये, अरे ऐसे नहीं बोल रहा बेटा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आया। तो बेटा इस वक्त इसकी ये जीरो हो गई। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सर हमें पता है कि Q1 Q2 अपॉन R। बेटा इस डिस्टेंस को बोला गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब सर ये है कि अच्छा हाँ, कितने पास तक वो जा पाया, इसी को बोला गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बेटा यहाँ पे R नोट लिख दूँ, हाँ सर क्यों लिख रहे हो R नोट, बेटा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अल्फा पार्टिकल और यहाँ पे न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच की लिखी जाएगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो इसमें हम लोगों ने क्यों लिखा ये समझ में आ गया। अब बेटा क्योंकि गोल्ड था तो हमें ये पता था, यहाँ लिखना था सर हमें हाफ mv² और यहाँ आ रहा था KZE अपॉन 2E R नोट। सर ये क्या हो गया, Z होता है बेटा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, है ना। तो ZE 2E क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की वैल्यू होती है, मैंने तो बताया था अल्फा पार्टिकल होता है बेटा प्लस ऑफ ट्वाइस E। एक और खास बात बोलूँ क्या, हाँ सर पोटेंशियल एनर्जी में, इसमें या कोई भी एनर्जी में, इसमें चार्ज की वैल्यू साइन के साथ रखनी है। ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है, हम भूल जाते हैं जल्दबाजी में, है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों प्लस प्लस। बट अगर मान लो अल्फा कोई पार्टिकल होता वो नेगेटिव होता तो यहाँ माइनस लिखना पड़ता मुझे उस पार्टिकल के साथ। इंपॉर्टेंट बात है ना बच्चों, वैसे तो सर हमें याद रहती है, कोई बात नहीं बच्चों, है ना, लिखना बताना मेरा काम है। हाफ mv² बराबर यहाँ आ गया बेटा KZ2KZE² बाय R नोट। अच्छा सर हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए थे R नोट को इधर, इसको इधर कर लें क्या, हाँ सर
तो आर नॉट आ रहा है बेटा 2k/z का स्क्वायर अपॉन, बच्चों ये 2 ऊपर जाएगा भाई, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ लिख दूँ 4, यहाँ पे क्या लिख दूँ 4, है ना बच्चों 4, और आर नॉट इधर और ये इधर, यानी mv²। तो एक शानदार सा फॉर्मूला आता हुआ, ऐसे फॉर्मूले बहुत बार आएंगे, है ना बच्चों, हमें याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हमारे पास फॉर्मूला आया 4kZe² mv²। सर के की वैल्यू रख दो, हाँ बेटा रख दे तो और नया आ जाएगा, बट सर कोई एक तो बताओ, तो या तो ये याद कर ले या फिर वैल्यू रख के याद कर ले। देख कैसे, 4/4πε0, बेटा के की वैल्यू है ना Ze² बाय mv², है ना बेटा। भाई के की वैल्यू होती है ना 1/4πε0, है ना बेटा। तो बस 4 से 4 और उड़ा दे, सर मैं ये याद रखूँगा Ze² बाय πε0 mv²। मेरे हिसाब से बच्चों अगर मेरी बात मानो तो तुम ये याद कर लो, है ना, ये ज़्यादा सिंपल है। सर और भी कुछ हो सकता है क्या? देखो बेटा बुक्स में अलग अलग होती हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं ये याद रख लो, ये तो अपने आप आ जाएगी। बट सर एक और बता दो, तो देख ऐसे भी कर सकता था तू कि तो उसको के ई रहने देता। क्या रहने देता? के ई। इस डेरिवेशन को मैं यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ लिखता के ई बराबर 2kZe² बाय R0, है ना बेटा। इसको तो के ई रख दे पूरे को, तो सर R0 को इधर ले जाओ, R0 बराबर 2kZe² बाय के ई। ये ले, ये याद कर ले, ये भी वही है जो ये है, ये है। तो बेटा जो तेरी मर्जी आए वो याद कर ले। अब हम चलेंगे इसमें, नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम होगा इम्पैक्ट पैरामीटर। ध्यान सुनना, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना बेटा। बेटा ये इम्पैक्ट पैरामीटर, सर ये क्या है? अभी देख, अब समझाता हूँ। इम्पैक्ट पैरामीटर बेटा 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछी जा सकती है ना बच्चे। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूँ, ठीक है ना बेटा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब देख क्या, देखो समझाता हूँ। ये हो गया तेरा बच्चे एटम, ये हो गया तेरा न्यूक्लियस। पार्टिकल आया और यहाँ से यूँ चला गया बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है बेटा। अच्छा सर, तो सर एक बात बताओ कि सर यहाँ से आता तो यूँ चल जाता। भाई सर ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? इसके पीछे का रीज़न समझ। अब तेरे को जब रीज़न समझेगा, जब तेरे को मज़ा आएगा। क्या कि बेटा इसके चारों तरफ एक मिनिमम डिस्टेंस, ध्यान सुनना ये वाली बात, इसके चारों तरफ एक मिनिमम लाइन है, बिल्कुल गोला है परफेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन इससे, ये अल्फा पार्टिकल इससे पास नहीं आ सकता। यहाँ से यूँ चला गया, यहाँ से यूँ आ गया, यहाँ से बिल्कुल सेंटर में गया तो वापस ही आ गया। कोई एक सर यहाँ से गया तो यूँ चला गया। तो मतलब एक बीच में गोला बन रहा है कि उसको पेनिट्रेट, मतलब उससे पास नहीं पहुँच पा रहा। मतलब कितना भी तेज फेंक रहा है हमें इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को, बट एक 3D में देखो तो एक स्फेयर बन गया। इधर से फेंका तो यहीं तक जाके वापस आ रहा, इधर से। तो क्या तुम समझ पाए कि बीच में एक ऐसी चीज़ बनी? तो अब मैं इन लाइन्स को हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों मुझे तुम्हें सिखाना है डायग्राम, है ना। ये देखो मैंने सब हटा दिया, है ना, ठीक है बेटा। अच्छा, तो बीच में न्यूक्लियस है, हाँ सर है, ठीक है सर। तो हुआ क्या, जो पार्टिकल यहाँ से आया और ये बिल्कुल ऐसे गया, है ना बेटा, तो असली में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई ना, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। सर इसको लिख ही दो, हाँ बेटा इसको लिख ही देते हैं, लो यहाँ लिख देते हैं, है ना बच्चों। तो इसको ऐसे लिख लो इम्पैक्ट पैरामीटर को, इट इज़ आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना बेटा, डिस्टेंस ऑफ, रुक जाओ, डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। सर क्यों? क्योंकि ये बेटा अभी समझा दूंगा, वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम
न्यूक्लियस। सर क्यों बोला, वेक्टर क्यों बोला, सब चीज़ समझानी पड़ेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर सर क्या होता है बेटा, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बेसिकली यहाँ से इसने डायरेक्शन चेंज करी ना, ध्यान सुनना। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्यों बोला, क्योंकि बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड भी वही है, वेलोसिटी भी वही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी है, ओ सॉरी वेलोसिटी। तो जहाँ से चेंज करा उस पॉइंट से, जहाँ से उसने वेलोसिटी वेक्टर ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, वहाँ से ये परपेंडिकुलर दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड रिप्रेजेंट बाय अ लेटर P। और फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों B का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, मे बी ये फॉर्मूला भी यूज़ ना आए, बट हाँ हमें पता होना चाहिए, KZE² cot θ/2 अपॉन हाफ mv²। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते थे, KZE² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे चाहो वैसे लिखो बच्चों, है ना, इस तरह से लिखा जा सकता था, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें हाफ mv² को हमने क्या लिख दिया, बस KE। तो बेटा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर जो साइंटिस्ट थे, बोर है ना, बोर जो साइंटिस्ट थे बेटा, वो किसके बाद आए थे, रदरफोर्ड के बाद। रदरफोर्ड की ड्रॉबैक चल रही थी, रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई वो दो चीज़ें नहीं समझा पाए थे रदरफोर्ड जी। तो उसके बाद कौन साइंटिस्ट आए बच्चों, बोर। तो बोर ने अपनी एक थ्योरी दी, बोर ने बोला कि यार चीज़ों को उल्टा करके, मतलब चीज़ों को अलग करके देखो, अलग एस्पेक्ट से समझो। कैसे कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स। उन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट्स को बच्चों शेल्स भी बोलते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ, कॉल्ड, उन्होंने शेल्स का नाम दिया KLMN। बोला इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कहीं पे भी घूम रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, नहीं, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं, उनको हम शेल बोलते हैं या फिर ऑर्बिट्स, और उनके नाम दिए गए KLMN। पहले ही उन्होंने कंसेप्ट दिया। दूसरा दिया बेटा कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नॉट रेडिएट एनी एनर्जी वाइल रोटेटिंग। मतलब जब ये पूछा गया, जब उन्होंने रिसर्च करी होगी, ऑब्वियस है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही मन से बोल दिया सर, उन्होंने रिसर्च करी होगी, उन्होंने देखा कि यार एनर्जी रेडिएट ही नहीं होती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो उन्होंने बोला कि यार एनर्जी रेडिएट ही नहीं होती है, उन्होंने अपना दूसरा कंसेप्ट बनाया इस चीज़ को, अपनी थ्योरी का। फिर तीसरा बात करी, इफ एनी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और रेडिएट। एब्जॉर्ब और रेडिएट मतलब बेटा एटम के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो इजेक्ट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं एटम्स में, ड्यूल नेचर में पढ़ा था क्या, वर्क फंक्शन। तो एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा एनर्जी को, तो वो अपनी शेल या ऑर्बिट चेंज करेगा, ना कि वो एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली, सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें ही घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया बेटा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये तो होता है मोमेंटम और ये होता है डिस्टेंस, है ना। मोमेंटम को लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी, और डिस्टेंस ये होना चाहिए nh/2π। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कर लेते हैं, बाकी हाँ इन्फिनिटी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पे घूम सकता है जिस पे उसका एंगुलर मोमेंटम यानी L वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो nh/2π के मल्टीपल के बराबर होगा। ये थी उनकी बोर्स की थ्योरी। अब उनका फिर एक मॉडल भी दिया उन्होंने, जिसका हमने नाम रखा बोर्स मॉडल, बोर्स हाइड्रोजन मॉडल। सर हाइड्रोजन क्यों, उसके पीछे का एक लॉजिक है बच्चों, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, बोर्स हाइड्रोजन मॉडल। सर क्यों हाइड्रोजन ही क्यों लिखा सर, बाकी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा जो बोर्स की जो रिसर्च थी, इसमें जो भी रिसर्च मैं पढ़ाने वाला हूँ वो या तो हाइड्रोजन पर है या हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियस पर है। मतलब क्या सर, देखो मैं बताता हूँ। यानी दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम। सर हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब बेटा हीलियम में से एक प्रोटॉन निकाल लो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो,
तो उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो मतलब हाइड्रोजन लाइक, मतलब या तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला देखो, उन्होंने पूरी थ्योरी में आपको समझाता हूँ, है ना बेटा, जो ध्यान से देखो यहाँ पे। अब उन्होंने क्या बोला, ये एक एटम, यहाँ कैलकुलेशंस करेंगे, ध्यान सुनना, ये ठीक है। अच्छा, अब ये जो एटम है बच्चों, है ना, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस वक्त इसकी लीनियर वेलोसिटी बाय ड्राइंग द टेंजेंट ऐसे, तो बेटा ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, मान लो, है ना, ऐसे घूम रहा है। तो किसी पॉइंट पर अगर लीनियर वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना बच्चों, टेंजेंट से हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। तो बेटा ये प्लस है, हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, हाँ सर लग रहा होगा। तो इस पर देखो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, फोर्सेस, एक तो लग रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक कौन सा लग रहा है बच्चों, इस पर लग रहा है सेंट्रीपीटल। सर ये क्या बात हुई, देख अभी समझाता हूँ, सेंट्रीपीटल, रुक जाओ इसकी स्पेलिंग को वापस से लिख देते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स, और तुम ये पाओगे कि सेंट्रीपीटल फोर्स ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सर कैसे, देखो मैं बताता हूँ बेटा, सेंट्रीपीटल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, सॉरी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मोशन लगता है। यानी कि देखो ऐसे कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो बेटा इसका इस तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हम सेंट्रीपीटल बोलेंगे, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। ZE लिख दूँ, हाँ सर, वो भी कैसा, प्लस का, क्योंकि न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, सेंट्रीपीटल। अब मैं पूरी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ बेटा, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान से देखें। तो हमने लिखा कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू फोर्स सेंट्रीपीटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स आपको पता है क्या लिखा जाएगा, KZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बच्चों आर क्या है सर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस, इलेक्ट्रॉन जहाँ जिस गोले में घूम रहा है उसका रेडियस है, ठीक है सर। तो KZE बेटा ये कहाँ से आया सर, ये आया KQ1 Q2 से। तो इलेक्ट्रॉन का एक, लो ढंग से लिख देते हैं, लो बेटा लो दोबारा लिख देते हैं, KQ1 कितना है सर ZE, Q2 कितना है सर E, दूरी R स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों MV स्क्वायर बाय R, एक R से एक R गया, है ना बच्चों। तो यहाँ लिखा गया KZE स्क्वायर, अब समझ में आया बेटा, EE R बराबर का MV स्क्वायर। बच्चों मुझे रेडियस चाहिए था इन टर्म्स ऑफ दीज मास एंड इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस आपके पास आ गया बच्चों KZE स्क्वायर बाय MV स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। अच्छा सर ये आ रहा है, हाँ ये आ गया आपके पास, के रेडियस आ गया आपके पास KZE स्क्वायर MV स्क्वायर। तो ये इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो कि किसका रेडियस है, इन ऑर्बिट्स का, है ना। चलो ठीक है सर, और भी बहुत सारी ऑर्बिट हो सकती हैं बेटा, हाइड्रोजन में तो एक ही है तो इसलिए यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आती है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, जिससे हम मैग्नेटिज्म निकालेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, अभी बताया था, बोर्स थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स कैन रोटेट, कैन रिवॉल्व, जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम यानी बच्चों NH/2π किसके बराबर हो बच्चों, MVR के। एक सेकेंड, ये मार्कर गिर गया है ना बेटा, तो यहाँ लिख दो MVR। तो बच्चों यहाँ से R की वैल्यू एक और आ रही है NH बाय, देखो NH, MV को नीचे ले आओ तो 2π MV। क्या सर एक नया फॉर्मूला आ गया, ये ठीक है बेटा NH,
ठीक है, ये आ गया सर, ये अलग आ गया, वो अलग आ गया। हाँ बेटा, जब तेरे से प्लैंक्स कांस्टेंट मास और वेलोसिटी की टर्म में तो ये लगाना, जब इलेक्ट्रॉन मास और वेलोसिटी की टर्म में तो ये लगाना, प्लैंक्स कांस्टेंट की टर्म में ये लगाना। अच्छा सर, ठीक है सर। क्या सर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो कुछ और नया चमत्कार होगा? तो द आंसर इज कि बेटा हाँ होगा। कैसे होगा सर? देखो अब तो मैंने बोला ये इक्वेशन हो गई बेटा तेरी 1 और ये हो गई तेरी इक्वेशन 2। तो ऑन कंपेयरिंग, क्या हम यहीं पे कर लें? हाँ सर यहीं पे कर लो, है ना बेटा। मैं यहीं लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिला बेटा? यहाँ देखते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं। के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर बराबर एन एच बाय 2 पाई एम वी। ठीक है बेटा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखा 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 देखा, नहीं हो रहा है ना, नहीं एम से एम जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी निकाली जा सकती थी, वेलोसिटी यहाँ से निकाल ली गई कि भाई घूम रहा है अगर उस रेडियस में, तो हमसे लीनियर वेलोसिटी भी तो पूछी जा सकती है, तो लीनियर निकाल लेंगे। एंगुलर पूछी जा सकती है, हाँ वो भी निकाल लेंगे। देख कैसे, तो बेटा मैंने वेलोसिटी के लिए ऐसा लिखा, इसको उधर भेजा तो क्या आ गया बेटा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब इधर आ गए तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर वी, है ना बेटा। एक वी से एक वी भी काट दो लो, तो ये भी उड़ गया, ये हटाओ और इसको भी हटा दो। ठीक है बच्चों भाई, तो वी को उधर भेज दो, इसको इधर, तो इधर कौन है? 2 पाई ऊपर पहुंच गया के जेड ई स्क्वायर और नीचे क्या आ गया बच्चों? एन एच। क्या आ गया? एन एच। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों? वेलोसिटी का। किसका आ गया? वेलोसिटी का। क्या तुम्हें समझ में आई बच्चों? ये आ गया एक वेलोसिटी का। सर ये भी याद करना है? हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है सर, ये भी सर, ये भी सब याद होने चाहिए। तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब हमने बात करी कि यार अब हमारे पास रेडियस का तो एक और फॉर्मूला आ रहा है। क्या? अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ, इफ़, इसको दे दिया इक्वेशन 3, इफ़ वी पुट इन इक्वेशन 2। सर क्यों कर रहे हो ऐसा? बेटा ऐसा इसलिए करना है कि ताकि हमें बहुत सारे फॉर्मूले हमें बनाने आ सके, क्योंकि न्यूमेरिकल तो कैसा भी आ सकता है। तो देखो इसमें रखते हैं ना बेटा, तो R इज इक्वल्स टू एन एच, हाँ सर, अपॉन ये वाला है ना 2 पाई, हाँ सर, M। अब V की जगह ये लिख दो, तो उल्टा लिखना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ V में NH नीचे है, बट यहाँ तो V ही नीचे है। देखो तुम्हें दिख रहा है V ही नीचे है, तो उल्टा लिखना पड़ेगा। तो यानी वी कैन राइट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सर ये ऊपर जाके इंटू होगा, नीचे क्या आ गया बच्चे? नीचे आ गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर। इसको और सॉर्ट आउट करें तो इसको लिखा गया R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर, है ना बच्चों। ये एक और फॉर्मूला आ गया। सर ऐसे तो आते ही जाएंगे, है ना, अब यही तो आता मन में, ऐसे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये रामायण। नहीं बेटा, अब मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ। ये आ गई आपकी चौथी इक्वेशन। भाई न्यूमेरिकल जब आएगा तो आप बेसिकली आप तो एक फॉर्मूला याद रख लो या मत भी रखो, तो ये बहुत कैलकुलेशन बहुत जल्दी की जा सकती हैं वहीं पर जहाँ पे आप हो। तो बेटा इनको हमें याद करना होगा, आपस में इनके रिलेशंस को हमें समझना होगा। अब इसमें हम आगे चलते हैं, तो इसके लिए अब मैं इसको एक बहुत सिंप्लीफाई वे में एक बार इसको लिख के रख देता हूँ। तो बच्चों इसमें मैंने ये सॉल्व कर दिया है ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो बच्चों ये वाला रेडियस वाला हमने फॉर्मूला डिराइव किया था अभी। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। कैसा कलर लूँ जो इसमें यूज़ ना हुआ हो? दैट इज़ पिंक। ओके देखो बेटा, तो हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई। बेटा के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? सर हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाली चीज़ हमने पढ़ी थी बेटा फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स में। के की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी 9 × 10⁹। तो बच्चों फॉर द फास्ट कैलकुलेशन हमने एक कुछ कहते हैं ना वो कि हमने अपनी प्रिपरेशन करके रख ली है। मतलब हर बार इतना भयंकर फॉर्मूला याद करना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ पॉसिबल है। बट हाँ ये है कि बच्चों एग्ज़ाम टाइम में वो याद आए नहीं आए, तो हमने इसको सोचा कि इसको क्यों ना कॉम्पैक्ट कर लिया जाए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं बच्चों वो फिक्स्ड हैं। जैसे h की वैल्यू दुनिया में फिक्स्ड है,
पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, 2 की वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि फिक्स्ड हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि यार कुछ ना कुछ एक काम करते हैं, इन फिक्स्ड वैल्यू को सॉल्व कर कर रख लेते हैं और जो वेरिएबल है उसको अलग छोड़ देते हैं। तो देखो उसी सीरीज़ में मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो बेटा हमने क्या करा, एन स्क्वायर ये वाला और z इनको अलग रखा क्योंकि ये वेरिएबल थे, बाकी हमने पूरे को सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो एन स्क्वायर और z को हमने अलग रखा और बाकी को पूरे को हमने क्या कर लिया बच्चों, सॉल्व कर लिया। तो उस पूरे की वैल्यू आई हमारे पास ये 0.529 बाई z ये रहा और एन स्क्वायर ये रहा। और ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट किस में आई बच्चों, एंगस्ट्रॉम में। आपको याद होना चाहिए बच्चों। क्यों याद होना चाहिए कि अगर ये याद हुआ तो आपको कैलकुलेशंस में टाइम बचेगा। दिस इज एंगस्ट्रॉम, दिस इज़ 2, है ना बच्चों। तो आर की वैल्यू, सर हम लोग एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जानते हैं क्या? हाँ बच्चों, मैंने पहले भी बताई है, फिर बता देता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर्स। याद होना चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल्स, है ना, न्यूमेरिक्स। ठीक है, हाँ। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो इसमें n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1, क्योंकि उसमें एक ही शेल होता है, हमें पता है हाइड्रोजन में, है ना। तो यहाँ से n गायब हो गया तो ये आ गया। अब बच्चों मैंने जब सब इसमें वैल्यू पुट करी, h की वैल्यू 6.64 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं, यहाँ मैंने 2 डेसिमल तक ले ली है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 2 अपॉन में 4 की 4, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। मास ऑफ कौन है ये, इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना बच्चों। k की वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज 9 इंटू 10⁻9। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर। जब हमने बच्चों इस पूरे को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आया बच्चों ये। अच्छा, अब सर हम 10⁻⁻10 को जैसे मैंने वहाँ समझाया, वी कैन एक्सप्रेस इन द एंगस्ट्रॉम। तो इट इज़ 0.53, बेटा राउंड ऑफ कर दिया 29 को, है ना, 29 को हमने राउंड ऑफ करके 0.53। तो बेटा ये हाइड्रोजन का क्या आ गया, रेडियस। क्या तुम्हें समझ में आया? हाइड्रोजन का रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब हमने सोचा कि यार रेडियस जब कैलकुलेट कर लिया हाइड्रोजन के लिए, बेटा ये जो है पूरा कैलकुलेशंस ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम्स के लिए ही वैलिड है ना। तो जब हमें रेडियस पता चल गया उस चीज़ का, तो अब हमने सोचा कि यार उसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी इससे पिछले वाली स्लाइड में लिखवाया था, 2π/z² बेटा z की वैल्यू हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 1। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये हमने, अच्छा इसको भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कंप्रेस फॉर्म में रख रहे हैं, क्योंकि हमें ये याद करना भी बहुत टिपिकल है। क्यों सर? क्योंकि इसमें h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z को सॉरी e की वैल्यू कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है। तो हमने क्या करा, इसको स्पीड इंटू लाइट से इंटू किया, ऊपर भी c से इंटू किया, नीचे भी c से इंटू किया। अब बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर y आपके दिमाग में कैसे आया कि c ही रखना है, या हमें कैसे पता चलेगा c रखना है? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो जब रिवॉल्व होता है तो वो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व होता है। ये बहुत फास्ट स्पीड है, बट हाँ एज इट इज़ नॉट फास्ट एज लाइट्स स्पीड, है ना। और बाकी हमारे पास जो भी स्पीड्स हैं वो इतनी तेज नहीं है, तो हमने क्या करा, लाइट को ले आए, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए थी तो मैंने लाइट को ले आया। ऊपर नीचे अगर इंटू कर दें c से तो बेटा c कैंसिल, मतलब ऐसा मैथ्स में हम कर सकते हैं। बेटा एक c को तो मैं इधर लिख लिया, n को इधर लिख लिया, एक c को बाहर रख लिया। इस पूरे को बोला गया बच्चों फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या बोला गया? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अच्छा सर, ठीक है। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया बाय अ लेटर अल्फा, जैसा तुम्हें दिख रहा है। मैंने अल्फा को यूज़ किया है ना बच्चों, अल्फा। अब मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली भाई अल्फा की, तो सर ये अल्फा की वैल्यू 1/137 आई। सर कैसे आई? बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है, 2π/ke²ch। 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और बेटा c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸, h होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34।
4 यहाँ लिखा हुआ है। तो बेटा जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आई 1/137। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे सर इसको डेसिमल में कर लेते हैं। तो बेटा एक बात सुनना, डेसिमल में करते फिर कन्फ्यूजिंग हो जाता, क्योंकि कई जगह डेसिमल्स को भी फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता। तो हमने अगर इसको फ्रैक्शन में रहने दिया 1/137, ठीक है सर। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब तुम बोल रहे होगे कि सर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो ये अगर 1/137 एन कहाँ गया, ये रहा एन। अब बच्चों अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो एन की वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन, देखो ये ऐसे चल रहा है ना, ये डब्बा यहाँ तक है, ये पतला सा ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर उसके बाद वहाँ है। तो बेटा हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हो तो एन की वैल्यू क्या होगी 1। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज सी टाइम्स ऑफ 1/137। तो ये वाली बात भी हमें समझ में आई कि 1/137 ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ सर, अब देखो इसको याद करना बहुत आसान हो गया बच्चों, क्योंकि V/C/137 C हमें याद रहेगा और हमें उसकी वैल्यू बचपन से याद होती है, बट अगर नहीं याद है तो यहाँ लिख देता हूँ। C की वैल्यू होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। फिर हमने बोला कि यार सब एनर्जी भी कैलकुलेट करवा दो, तो एनर्जी के लिए हमने अलग से डेरिवेशन कर लिया है बेटा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, बट तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी देखो मैं बताता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों 12mv², और तुम ये देखोगे कि v की वैल्यू तुम्हें पता है 2πkZe/NH। तो पुट करेंगे इसमें v की जगह रख दो, तो जब आप करोगे तो आपको मिलेगा mz²e⁴ 8h एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n²। सर एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया बेटा, इसमें मैंने k की वैल्यू भी रख दी है। v में जो k है ना, k की वैल्यू होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, मैंने इसको ही पुट कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है ना बच्चों, ये वाला सही है, ये वाला है ना। ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें मैं इसको कर देता हूँ, ये E0 है, ये Z है, ये स्क्वायर है, और ये हो गया 4, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है सर। ऐसे ही हमने पोटेंशियल एनर्जी कर लिया बेटा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लगाया सर, वही लगाया KQ1Q2/R, है ना बच्चों। और पोटेंशियल एनर्जी को माइनस में लिया, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट किया, क्यों किया देखो, इसके लिए पूरा डेरिवेशन है, बट बेटा ये एज अ वन शॉट है, रिवीजन है, तो आप इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। फिर हमने टोटल करा, टोटल एनर्जी होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, है ना। तो हमने जब इसको इसमें सम किया तो हमारे पास ये आया बच्चों। तो देखो इसमें एक चीज़ खास आ रही है यहाँ पे, ये पूरा mz² e⁴ 8h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n², यहाँ पर पूरा सेम है। देखो z² e⁴ ये नीचे का 2 अलग है, तो यानी इस पूरे को आप 1 मान सकते हो। देखो ऊपर वाली वैल्यू को पूरा 1 मान सकते हो, नीचे वाली वैल्यू सेम है बट 2 है तो 2। तो बेटा अब हमने माइनस करा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, बताओ बच्चों। तो द आंसर इस पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि 2 टाइम्स है। तो बेटा हमने माइनस किया, तो जब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी रखा माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो आंसर किस में आया, माइनस में आया, क्योंकि ये ज़्यादा है। हाँ सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बेटा ठीक है, अब इसमें देखो, तो हमने एक रिलेशन निकाल के रख लिया बेटा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई फॉर्मूले तो सिर्फ आपके इस रिलेशन पर ही सॉल्व हो जाएंगे। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पॉजिटिव टोटल एनर्जी। यानी ऐसे लिख लो, अलग अलग लिखना चाहें तो 2TE, TE मतलब टोटल एनर्जी, या फिर KE इज इक्वल्स टू, इसी से बना रहा हूँ, 2 से 2 कट गया तो बेटा माइनस TE। मतलब ये सब रिलेशन इम्पोर्टेंट हैं बच्चों, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए बच्चों, याद होंगे तो आपसे न्यूमेरिकल बहुत फास्ट होंगे। तो इनको रट लो, इनको देखो, ऑब्वियस है ये अजीब सा फॉर्मूला है थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आती है, बट इनको तो रटा जा सकता है ना बार बार लिखकर, इनको भी करा जा सकता है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।